ओके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जो चल रहा था हमारा, उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने फार्मिंग के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी होती हैं। जैसे कुछ बता दूं आपको, जनरल फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, ये सब पढ़े थे आपने इसमें। ठीक है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी होती हैं सीजनल, सीजन्स के अकॉर्डिंग। अब हम आगे बात करते हैं कि फार्मिंग में एक और चीज़ थी कि ये इसके टाइप्स, जो टाइप्स हैं इसके सिस्टम्स कुछ और भी तरीके से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप अगर बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। तो उसमें आता है सबसे पहला हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मतलब कि जो लैंड है उसका ओनर और उस पर काम करने वाला एक ही पर्सन हो, वो इंडिविजुअल। ठीक है। दूसरा होता है कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब कि जिसमें काम करने वाले लोग, ठीक है, कलेक्टिवली, यानी कि उसकी अगर हम बात करें, उसके जो रिसोर्सेस हैं, उसका जो प्रोडक्शन है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट लग रही हैं, उसको एक सोसाइटी मिलके जब पूरा करती है तो वो होती है हमारी कलेक्टिव फार्मिंग। उसके बाद आती है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग में क्या रहता है कि इसको जो फार्मर्स हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो भी रहती हैं, ठीक है, इसको काफ़ी सारे लोग मिलकर जब एक साथ इसको करते हैं तो वो होता है हमारा कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट फार्मिंग। गवर्नमेंट फार्मिंग से मतलब रहता है ऐसी फार्मिंग जो कि गवर्नमेंट हमें, ठीक है, प्रोत्साहित करती है, encourage करती है करने के लिए, उसके लिए स्कीम्स चलाती हैं। ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि फार्मिंग की जाती है अंडर द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ओके। उसके बाद आता है हमारा कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। इसमें फार्मिंग में क्या रहता है, इसमें सीधी सी बात, एक जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है, वो होता है हमारा कैपिटलिस्ट फार्म। मतलब कि इसमें फार्मर्स की काम अलग रहता है, उनके ऊपर जो उनका सुपरवाइजर रहता है उनका काम अलग रहता है, और जो ओनर रहते हैं, लैंडलॉर्ड्स रहते हैं, वो अलग रहते हैं। ओके। उसके बाद हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मतलब प्रोग्रेस, ठीक है, विकास। तो इसमें कई तरह के विकास हुए जिनको कुछ रेवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, उन रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे हम डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं कई बार। तो सबसे पहला हमारा जो रेवोल्यूशन है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहता है। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स जो थे, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं रेवोल्यूशन के, वो मेनली क्या थे, यूजेस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स यानी बीज रहते हैं उनका यूज़ करना। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनसे कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, उनका यूज़ करना। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि पहले ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो उन सब का यूज़ करना सिखाया गया कि कैसे करना चाहिए जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो ये पूरा जो रहता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में रहता है, यानी कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो किस में आएगा, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ग्रीनरी, ठीक है, हरियाली। उसके बाद आता है हमारा वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन जो रहता है वो मेनली रहता है एनिमल रियरिंग से। एनिमल रियरिंग में क्या क्या आ जाता है आपका, एनिमल रियरिंग में जो आता है आपका मेनली एनिमल रियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा दूध वगैरह जो रहता है, मेनली वाइट रेवोल्यूशन की अगर बात हो रही है, वाइट क्या होता है, दूध, तो दूध से रिलेटेड रहता है ये पूरा रेवोल्यूशन है। ठीक है, दूध के लिए ये पूरा रेवोल्यूशन, यानी कि दूध की प्रोडक्शन में। रेवोल्यूशन मतलब होता है किसी भी चीज में एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, वो होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए इसमें पढ़ेंगे हम क्या, वाइट रेवोल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द एनिमल रियरिंग। ठीक है, किससे रिलेटेड करता है, एनिमल रियरिंग यानी पशुपालन से। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन मींस इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन विद हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर डेयरी मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करके, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो मेनली रहता है, आप लोगों अगर बात करें तो ऑलिव ऑयल्स की, ऑयल की अगर हम बात करें तो वो आते हैं हमारे येलो रेवोल्यूशन में, यानी कि ऑयल सीड्स जो रहते हैं उनके प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट होना, वो हमारा किस में आएगा, येलो रेवोल्यूशन में। काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको खुद पढ़ना है ये। ठीक है, हम पूरा बता देंगे, जरूर बता देंगे, लेकिन कब बताएंगे, जब पहले आप पढ़ेंगे।
ठीक है, आपके जो डाउट्स आएंगे उनको हम क्लियर करेंगे, जिससे कि आपकी भी मेहनत रहेगी, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, मेहनत हमारी जितनी रहेगी उससे ज़्यादा आपकी रहेगी, क्योंकि मार्क्स आपके आने हैं, लिख के आपको आना है एग्जाम में। चलिए उसके आगे बात करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन की। ब्लू रेवोल्यूशन है हमारा रिलेट किससे? फिशर्स से, यानी कि मछली पालन से। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? हमारा मछली पालन से। उसके बाद आता है हमारा पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन मेनली रहता है हमारे विटामिन वगैरह जो रहते हैं हमारे बॉडी को ग्रोथ कराने में यूज करते हैं, ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी के लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करती है, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे? पिंक रेवोल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि हमारे जो मेनली फल फ्रूट्स वगैरह जो रहते हैं, जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? हमारे पिंक रेवोल्यूशन में। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मेथड्स, यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रूट्स, उसके बाद वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस। फ्रूट्स में आपके वही सारे जो फ्रूट्स आते हैं, पपाया, पाइनएप्पल, लेमन, बनाना, मैंगो, चीकू, लीची, ये सब किस में आएंगे? आपके फ्रूट्स में। अब इसका जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ठीक है, काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता है। इंडिया जो है वो लीड करती है वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। मैंगो, बनाना और चीकू एंड लेमन, इन चारों चीज़ों में इंडिया सबसे आगे यानी लीडिंग पोजीशन पे है। इंडिया प्रोड्यूस 39% ऑफ मैंगो एंड 23% ऑफ बनाना ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, यानी कि पूरे विश्व में जितना प्रोडक्शन होता है मैंगो और बनाना का, उसका 39 और 23% अकेला इंडिया ही कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। ऐसी वेजिटेबल्स का दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इंडिया के बाद जो आता है, इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, यानी चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे इंडिया आता है वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद फ्लावर्स है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 1.14 लाख हेक्टेयर लैंड इन अंडर फ्लावर कल्टीवेशन। इतना लैंड जो है हमारा वो किस में यूज किया जाता है? फ्लावर कल्टीवेशन में। उसके बाद आते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। ठीक है, तो मसाले के लिए तो हमारा देश पहले ही से फेमस है। जो बाहर से लोग आए हैं, ठीक है, वो मसाले ही लेके गए हैं अपने यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कितने पे होता है? तो हमारा 25.6 लाख हेक्टेयर एरिया में ये स्पाइसेस जो है वो ग्रोन करवाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हर्बल प्लांट्स एंड देयर मेडिसिनल यूज। जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए है। क्यों है आपके लिए? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, केवल सीधा सीधा टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला है मुलेठी, ग्वारपाठा, एलोवेरा जिसको बोलते हैं, तो ये सब इसके पॉइंट दिए हैं। इनमें आपको खुद पढ़ना है कैसे। सबसे पहली बात, ठीक है, इनके यूजेस क्या हैं, किस चीज़ में ये बेनिफिट देते हैं हमें, किस चीज़ के लिए प्रॉफिटेबल रहते हैं, और कहाँ पर ग्रो करते हैं। बस ये तीन चीज़ें आपको इस चीज़ में, इसमें से पढ़ के नोट करनी है। नोट्स बनाने हैं जो आपको है वो इसी में से देख के बनाने हैं। ठीक है, बुक में से ही बनाने हैं। और जो भी इसमें केवल हम बता रहे हैं ना, पूरा नहीं करना है, केवल क्या है इसके यूजेस। ठीक है, इससे क्या क्या हमें प्रॉफिट होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, किस चीज़ को ये हमारी किस डिजीज में ये काम में आते हैं। तो हर्बल प्लांट जो रहते हैं मेनली किस चीज़ में इसका प्रॉफिट रहता है, वो आपको इसमें नोट करना है। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए हैं, इनको आपको करके आना है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल आप इतना ही इसको करके आना है आपको। ठीक है, बाकी की जो बात है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। पहले ये वाला जो टॉपिक है आपके सारे दिए हुए हैं, 10 हैं टोटल में हर्बल प्लांट्स। ठीक है, उनको आपको पढ़ना है, अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स रहेंगे उनको लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको खुद पढ़ के आना पड़ेगा, तभी डाउट्स आएंगे। अगर आपके डाउट्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ के आना। उसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।